हेलो स्टूडेंट्स, लेबर लॉ के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। लेबर लॉ के ऊपर जहां ये 26वां वीडियो लेक्चर है, तो वहीं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण, एक नया अध्याय, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो हम अभी ये जो अध्याय नया शुरू कर रहे हैं, इसे दो भागों में पढ़ेंगे। इस अध्याय का पहला भाग आज पढ़ेंगे और इस अध्याय का दूसरा भाग जो है वह अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से जो एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसका तीसरा और चौथा वीडियो जो है वह व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित होगा। तो हम आज शुरुआत करते हैं धारा 3 से लेकर। धारा 3 में लिखा हुआ है रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान। इसकी उपधारा 1 में लिखा हुआ है समुचित सरकार हर एक राज्य के लिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। यहां मैं आपको बता दूं, समुचित सरकार के लिए मुख्यतः राज्य सरकार ही मानी जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में समुचित सरकार केंद्र सरकार भी होगी। ऐसा तब होता है जब या तो कोई ऐसा उद्योग हो जिसका विस्तार एक राज्य की सीमा से परे हो, यानी एक से अधिक राज्यों तक जिसका सीमाओं का विस्तार होता है उनमें, अथवा जब कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है तब समुचित सरकार केंद्र सरकार होती है। अन्यथा समुचित सरकार ट्रेड यूनियन के मामले में प्रायः, मैं प्रायः शब्द ले रहा हूं, हमेशा नहीं होता, प्रायः राज्य सरकार ही समुचित सरकार हुआ करती है। तो रजिस्ट्रारों की नियुक्ति भी समुचित सरकार, राज्य सरकार होने के स्थिति के अंदर राज्य सरकार और अन्यथा केंद्र सरकार नियुक्ति का अधिकार रखती है। उपधारा 2, समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का जिन्हें वे आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन प्रयोग और निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए व्यवसाय संघ इतने अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वे ठीक समझे, और उन स्थानीय सीमाओं को जिसके अंदर ऐसा कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस प्रकार विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा परिनिश्चित कर सकेगी। कहने का अर्थ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होगा कि वह किसे तो रजिस्ट्रार नियुक्त करे, और उस रजिस्ट्रार के शक्तियां क्या होगी, क्या उसके कर्तव्य होंगे, वो एक आदेश के द्वारा समुचित सरकार तय कर सकती है। इसी के साथ ही रजिस्ट्रार जो होगा उसके सुपरविजन या डायरेक्शन के अधीन प्रयोग और निर्वहन के लिए ट्रेड यूनियन या व्यवसाय संघ जो है, व्यवसाय संघ इतने अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार को अंग्रेजी में बोलते हैं सब रजिस्ट्रार, तो इतने एडिशनल रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वे ठीक समझे। यहां अधिकार किसके पास दिया जा रहा है? ट्रेड यूनियन के पास में। ट्रेड यूनियन के पास में दिया जा रहा है यह अधिकार, और ऐसी स्थिति के अंदर जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार होंगे वे रजिस्ट्रार के सुपरविजन में और डायरेक्शन में काम करेंगे। यह जरूर ध्यान रखना है, जितने वे ठीक समझे। इसी के साथ साथ और उन स्थानीय सीमाओं को भी तय कर सकता है अंदर ऐसा कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस प्रकार विनिर्दिष्ट शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, परिनिश्चित कर सकेगी। अब समुचित सरकार वह सीमा तय कर सकेगी। यह सीमा तय करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास नहीं है, समुचित सरकार के पास है, कि सीमा तय कर सकेगी कि जिस क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त रजिस्ट्रार यानी कि एडिशनल रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार को काम करना है, उनके काम करने की जो सीमा है उसे समुचित सरकार तय कर सकेगी, परिनिश्चित कर सकेगी, उस एरिया को फिक्स कर सकेगी जहां पर इन्हें
काम करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि उपधारा 2 के अंतर्गत रजिस्ट्रार जो है उसकी शक्तियां और कर्तव्य तय करने का अधिकार है। साथ साथ रजिस्ट्रेशन के अधीक्षण यानी कि सुपरविजन और डायरेक्शन के अंतर्गत प्रयोग व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन इतने एडिशनल रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वे ठीक समझे, यानी ट्रेड यूनियन के पास भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब देखते हैं इसकी उपधारा 3। उपधारा 3 में लिखा है उपधारा 2 के अधीन के किसी आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां की कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके अंदर किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, रजिस्ट्रार की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करता है, वहां वह अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यवसाय संघ के संबंध में रजिस्ट्रार समझा जाएगा। उपधारा 2 के अधीन आदेश कौन देता है? समुचित सरकार। उपधारा 2 के अधीन के किसी आदेश के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए जहां भी कभी एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार किसी क्षेत्र में जिसके अंतर्गत व्यवसाय संघ का रजिस्टर कार्यालय है, यानी परिस्थिति ऐसी है कि ट्रेड यूनियन का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर कभी एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार की शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग कर रहा है, कभी भी ऐसी परिस्थिति है, फिर से सुने, कि जब कभी एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उस सीमा के अंदर कोई ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, तो ऐसी स्थिति में वहां जो भी एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार होगा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसे रजिस्ट्रार ही समझा जाएगा, वह ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार वही है ऐसा समझा जाएगा। धारा 4 में रजिस्ट्रेशन का ढंग दिया गया है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसकी उपधारा 1 में लिखा गया है कि व्यवसाय संघ के कोई भी 7 या अधिक सदस्य उस व्यवसाय संघ के नियमों पर अपने नामों का हस्ताक्षर करके तथा रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों का अन्यथा अनुपालन करके इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। अर्थात जब भी किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कम से कम 7 सदस्य या उससे अधिक सदस्य जो भी ट्रेड यूनियन के नियम हैं उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर करेंगे और रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के जितने भी उपबंध है उनका पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिर से सुने, 7 या अधिक सदस्य होंगे और व्यवसाय संघ के नियमों पर अपने नाम के हस्ताक्षर करेंगे और इस अधिनियम के जितने भी उपबंध है उनका पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकेंगे। परंतु कोई भी कर्मकार व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे स्थापना या उद्योग में जिससे वे संसक्त है, लगे हुए हैं या नियोजित कर्मकारों के कम से कम 10% या 100 कर्मकार उनमें से जो भी कम हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य न हो। सरल शब्दों में पढ़े ये परंतु, तो परंतु में लिखा गया है कि कोई भी वर्कमैन ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लेबर, वह कर्मकार, वह मजदूर जो है जहां उद्योग, जिस उद्योग या जिस एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है या जिसमें वह काम कर रहे हैं वहां वह नियोजित कर्मकारों के कम से कम 10% मजदूरों या वर्कमैन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो या कम से कम 100 मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, अर्थात कम से कम 100 मजदूरों के हस्ताक्षर हो उसमें या प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवसाय संघ की तरफ से एप्लीकेशन होनी चाहिए, की तरफ से आवेदन
होना चाहिए। इसी के साथ एक और परंतु है, वो भी देखते हैं। परंतु यह है और कि कोई कर्मकार व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आवेदन किए जाने की तारीख को उसके सदस्यों के रूप में कम से कम 7 ऐसे व्यक्ति न हो जो ऐसे स्थापन या उद्योग में जिसमें वे संसक्त है, लगे हुए हैं या नियोजित कर्मकार है। इसका अर्थ है कि कोई मजदूर जो उस उद्योग या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी तरफ से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, कम से कम 7 तो उसी उद्योग में या एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन बाकी सदस्य जो है 7 या 7 से ज्यादा, वह दूसरे उद्योग या दूसरे एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहे हैं, वह भी उसके सदस्य, उस ट्रेड यूनियन के सदस्य हो सकेंगे। फिर से समझें इसे, ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसमें कम से कम 7 सदस्य तो किसी एक ट्रेड यूनियन के होने चाहिए, उद्योग के होने चाहिए जहां पर ट्रेड यूनियन का ऑफिस बनना है, और बाकी सदस्य जो है किसी दूसरे उद्योग के मजदूरों से भी हो सकेंगे। उपधारा 2, जहां की किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन केवल उसी तथ्य के कारण अविधिमान्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि आवेदन की तारीख के पश्चात किसी समय किंतु व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रेशन के पूर्व कुछ आवेदक जिनकी संख्या आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रह गए हैं या उन्होंने उस आवेदन से अपने आप को अलग करने के लिए रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दे दी है। किसी भी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई और उस एप्लीकेशन लगाने से लेकर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करने के बीच में कुछ सदस्यों ने या तो इस्तीफा दे दिया या उन्होंने नौकरी छोड़ दी या किसी कारण से परिस्थिति ऐसी बनी है कि ट्रेड यूनियन के वो सदस्य नहीं रहे हैं, ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह उपधारा 2 में बताया गया है। उपधारा 2 कहती है कि आधे से कम मजदूरों ने अगर या तो एप्लीकेशन में से अपना नाम वापस ले लिया है या वो ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आधा या आधे से ज्यादा सदस्यों ने अगर ट्रेड यूनियन से नाम वापस ले लिया है या एप्लीकेशन वापस मांग लिया रजिस्ट्रेशन से, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर से सुने, आधे से कम सदस्यों ने एप्लीकेशन लगाने के बाद और रजिस्ट्रेशन के पहले अपना नाम वापस ले लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन लग चुकी है। लेकिन आधे या आधे से ज्यादा सदस्यों ने नाम वापस लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन नहीं करने के लिए आवेदन किया है तो उस पर विचार किया जाएगा। उपधारा 5, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए हर आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा और उसके साथ व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि और निम्नलिखित विशिष्टियों का एक कथन भी संलग्न होगा। हम पहले देख चुके हैं कि व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को ही किया जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि रजिस्ट्रार काम नहीं कर रहा है और ऐसी स्थिति में डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार है, तो अधिनियम पहले ही कह चुका है, यह स्पष्ट कर चुका है, ऐसी स्थिति में उस एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार को भी इस अधिनियम के संदर्भ में रजिस्ट्रार ही समझा जाएगा। तो एप्लीकेशन इनमें से कहीं लगी हो और उसके साथ व्यवसाय संघ यानी कि ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रतिलिपि भी होगी, ये भी हम देख चुके हैं कि नियमों की प्रतिलिपि होगी और उसके ऊपर कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और निम्नलिखित विशिष्टियां भी होगी उसके ऊपर, यानी कि कुछ और फॉर्मेलिटीज भी होगी उसके अंदर, जिसे हम अब देखते हैं। सबसे पहले क, आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, उपजीविकाएं और पते, उनके क्या नाम है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, उपजीविकाएं हैं और क्या उनका एड्रेस है, पता है। इसके अलावा व्यवसाय संघ की दशा में आवेदन करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के नाम, उपजीविका और कार्यस्थान के पते।
अगर ट्रेड यूनियन की दशा में आवेदन करने वाले ट्रेड यूनियन के जितने भी सदस्य हैं, एक तो होता है एप्लीकेशन लगाने वाला, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो इन बंदों ने लगाई वो कम से कम 7 होने चाहिए। और ट्रेड यूनियन की दशा में ट्रेड यूनियन की तरफ से आवेदन करने के लिए ट्रेड यूनियन के सदस्य जो बनने हैं उनके नाम, उपजीविका और कार्यस्थान के पते भी लिखे जाएंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रेड यूनियन के सदस्य कितने होंगे, कम से कम या तो वह 10% मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो किसी उद्योग के, या कम से कम 100 मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, इतने इसके सदस्य होने चाहिए। वो पदाधिकारी नहीं है, सदस्य। पदाधिकारी कम से कम 7 या 7 से ज्यादा होंगे। पदाधिकारी या कार्यकारिणी हम जिसे कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में कम से कम 7 सदस्य होंगे। अब कर्मकारों के जितने सदस्य हैं उनके भी नाम पते लिखे जाएंगे। अब देखते हैं ख, व्यवसाय संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता तो लिखना होगा। एक ट्रेड यूनियन जो भी बनेगी उसका नाम बनाना होगा और उसका क्या हेड ऑफिस है ये लिखना होगा। व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के अधिमान, नाम, आयु, पते और उपजीविका के बारे में लिखना होगा। उनका टाइटल क्या है, व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के टाइटल, यानी कि वो किस पद को धारण करने वाले हैं, उस पद का नाम क्या है। उस पद का नाम कोई अध्यक्ष हो सकता है, उस पद का नाम मंत्री हो सकता है, उस पद का नाम महासचिव हो सकता है, उस पद का नाम सचिव हो सकता है, या कुछ और रखा जा सकता है। तो उस पद के अधिमान, उनका नाम, उनकी आयु, उनके पते और उपजीविका, किस पोस्ट पर बैठे हैं कार्य, ये सब भी लिखा जाएगा। उपधारा 2, धारा 5 है रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, उसकी उपधारा 2 में लिखा है, जहां की कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व 1 वर्ष से अधिक तक विद्यमान रहा है, वहां रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार किया हुआ और ऐसे विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए दिया जाएगा जैसी विहित की जाए। यह कहता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन का जब रजिस्ट्रेशन करवा ले उससे भी पहले वो कम से कम 1 साल तक विद्यमान रहा है, यानी कम से कम वो साल भर पुरानी संस्था है और रजिस्ट्रेशन अब करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस समय ट्रेड यूनियन की आस्तियां, यानी कि उसके एस्टेट जो है, उसकी संपत्तियां, एसेट्स, और उसके लाइबिलिटीज यानी उसकी देनदारियां, विशेष तौर पर संपत्ति और देनदारियों का एक साधारण विवरण एक प्रारूप में दिया जाएगा। और ऐसा प्रारूप जो है ऐसी जिसमें विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए दी जाएगी, ये डिटेल आनी चाहिए उस प्रारूप में कि कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारियां हैं, उसको लिखते हुए एक प्रारूप के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अब देखते हैं उपधारा 6 यानी कि सेक्शन 6, व्यवसाय संघ के नियमों में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध। व्यवसाय संघ के नियम बनाने के लिए स्वतंत्र कौन होते हैं, खुद मजदूर या मजदूर, जो ट्रेड यूनियन है वह स्वतंत्र है, ट्रेड यूनियन के सदस्य स्वतंत्र है कि वह नियमों में क्या बनाए और क्या ना बनाए। लेकिन जो भी नियम बनाएंगे उसमें कुछ चीजें अंतर्विष्ट मानी जाएगी, यानी कि नियम में लिखी हो या नहीं लिखी हो माना जाएगा, ये तो है ही है, उन्हें लिखना ही होगा, और नहीं भी लिखे तब भी कहीं ना कहीं इनकी उपधारणा करी जा सकती है। तो क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। व्यवसाय संघ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित न कर ली गई हो और उसके विरुद्ध निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध न करते हो। यानी पहली शर्त क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए कि रजिस्ट्रीकरण की एप्लीकेशन लगाते समय उसके कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया हो, कि कौन उसके कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, यानी पदाधिकारी कौन होंगे, कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है उनका गठन कर लो, और उसके बाद में उसके जो सदस्य है वो तय कर लो, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई ले जाएगी। और साथ ही साथ निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध भी होने चाहिए। क्या है, पहला है व्यवसाय संघ का नाम, नाम तो होना ही चाहिए, जब नाम ही नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन किस बात का होगा।
वे सभी उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है वह उद्देश्य लिखने होंगे। वे सभी प्रयोजन जिसके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियां उपयोज्य होगी, जो सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनके लिए ऐसी निधियां इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्वक उपयोजित की जा सकेगी। किन उद्देश्यों के लिए ट्रेड यूनियन के फंड को काम में लिया जा सकता है, यह भी लिखना होगा। किन उद्देश्यों के लिए ट्रेड यूनियन के फंड को काम में लिया जा सकता है, जो सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे, यानी कि जो फंड काम में लिया जा सकता है वो उद्देश्य ऐसे होंगे जिनके लिए फंड इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्वक उपयोजित किए जा सकते हैं। यानी कि इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए जहां जहां फंड का यूज किया जा सकता है वह नियम भी लिखने होंगे। इसी तरह से उपधारा घ, धारा 6 की उपधारा घ यानी कि सेक्शन 6 सब सेक्शन डी, उसमें लिखा गया है व्यवसाय संघ के सदस्यों की सूची का रखा जाना और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं। जो भी ट्रेड यूनियन के उसके सदस्यों की एक लिस्ट बनानी होगी, एक सूची बनानी होगी, और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा उसका निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होगी। जो पदाधिकारी है वो भी उस लिस्ट को देख सके, उस सूची को देख सके कि इस ट्रेड यूनियन के कौन कौन से सदस्य हैं, और एक सदस्य भी देख सके कि मेरे अलावा दूसरे कितने सदस्य हैं, उनका वो कभी भी निरीक्षण कर सके। इसके लिए भी पर्याप्त सुविधाएं रखनी होगी। उपधारा ड़ यानी कि सब सेक्शन ई, उन साधारण सदस्यों का प्रवेश जो ऐसे उद्योग में जिससे वे व्यवसाय संघ संसक्त है वस्तुतः लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे, और पदाधिकारियों के रूप में उतने मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश जितने ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी बनाने के लिए धारा 22 के अधीन अपेक्षित है। तो उदाहरण ड में लिखा गया है साधारण सदस्यों का प्रवेश, साधारण से ऐसे उद्योग में जिसमें वह व्यवसाय संघ संसक्त है। जिस उद्योग से जुड़ा हुआ ट्रेड यूनियन है वस्तुतः लगे हुए या नियोजित होने चाहिए। कितने सदस्य होंगे, उनका प्रवेश कैसे होगा ट्रेड यूनियन में, वो नियम बनाए जा सकते हैं। और पदाधिकारियों के रूप में उतने मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश जितने ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी बनाने के लिए धारा 22 के अधीन अपेक्षा है। कुछ सदस्य मानद सदस्यों को बनाया जाता है, कुछ सदस्यों को टेम्परेरी तौर पर या ऑनरेरी सम्मान के लिए, मानद यानी कि ऑनरेरी या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश किया जाता है व्यवसाय संघ। तो व्यवसाय संघ का कार्यपालिका बनाने के लिए धारा 22 के जो नियम है उनका पालन करते हुए भी कुछ सदस्यों को रखा जा सकता है। अब मानद सदस्य कैसे हो सकते हैं उसका उदाहरण देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेड यूनियन काम कर रही है लेकिन उसके अंदर कोई नेतृत्व की कमी है, और उनको लगता है कि कोई दूसरी ट्रेड यूनियन में अच्छा नेतृत्व है, तो उसी को कुछ समय के लिए मानद सदस्य बना लिया जाता है ताकि उस श्रमिक है जो किसी अन्य ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी रह चुका है उसके अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। इसी तरह से कुछ अस्थायी सदस्य भी हो सकते हैं ताकि उनके अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। उपधारा ड यानी कि सेक्शन 6 सब सेक्शन ई, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा चंदे का न्यूनतम संदाय जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा। चंदा कितना दिया जाएगा ट्रेड यूनियन के द्वारा? ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने के लिए कम से कम एक जो मिनिमम चंदा है वो तो देना ही होगा। कितना है? ग्रामीण कर्मकारों के लिए 1 रुपया प्रति वर्ष। अगर कोई ग्रामीण है लेबर तो कम से कम 1 रुपया तो चंदा होना ही चाहिए, 1 रुपया 1 साल का। अन्य असंगठित सेक्टरों में कर्मकारियों के लिए 3 रुपए प्रति वर्ष। जितने भी असंगठित सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, वहां उनको अगर वो ट्रेड यूनियन बनती है तो उनके लिए 3 रुपया प्रति वर्ष का कम से कम चंदा होगा। और अन्य दशा में कर्मकारियों के लिए 12 रुपए प्रति वर्ष यानी हर महीने 1 रुपया का चंदा फिक्स रखा जाएगा। अब कुछ असंगठित श्रमिकों के उदाहरण देते हैं। भवन मजदूर होते हैं, एक मकान का निर्माण होता है और उसके अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। वे मजदूर संगठित नहीं है। आज एक मजदूर आया और कल एक चला गया, ऐसा आता रहता है, जाता रहता है।
समान मजदूर वापस कब मिलेंगे कुछ नहीं पता, इसलिए इनकी सामान्यतः ट्रेड यूनियन पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल इन्होंने असंगठित क्षेत्र ने भी ट्रेड यूनियन बना ली है। अब ट्रेड यूनियन जो भी होगी वो कई सारे उद्योग यानी उनका एस्टेब्लिशमेंट कई जगह बंटा हुआ है, लेकिन सब मिलकर भी अपनी एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में इस तरह के कर्मचारी उन्हें 3 रुपए प्रतिवर्ष कम से कम चंदा देना होगा और अन्य दशा में कर्मचारी 12 रुपए कम से कम हर वर्ष देंगे चंदा। अब इससे संबंधित केस देखते हैं। एमटी चंद्रसेनन बनाम सुकुमारन का केस है 1974 का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसके बारे में देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 1789 के अंदर इसका वर्णन है। व्यवसाय संघ की नियमावली के अनुसार जो सदस्य अपना वार्षिक चंदा नहीं देते उन्हें व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं माना जा सकता। जाहिर सी बात है, हम पहले देख चुके हैं कि ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए चंदा देना जरूरी है, और जो सदस्य वार्षिक चंदा नहीं देते वो ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं माने जा सकते। इसके साथ ही यह भी लिखा है, बहाना बनाकर चंदा स्वीकार करने से इनकार भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का तात्पर्य किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघ की सदस्यता से वंचित करना होगा। तो यह दोनों के ऊपर लायबिलिटी देता है, ट्रेड यूनियन और कर्मकार। कर्मकार के ऊपर तो लायबिलिटी है कि हर साल चंदा तो देगा ही देगा, और अगर हर साल चंदा नहीं दिया तो उसे ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह से यह ट्रेड यूनियन की भी जिम्मेदारी है कि वह सदस्य बनाए किसी को, और ट्रेड यूनियन का सदस्य बनाने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती या चंदा जानबूझ के लेने से इनकार नहीं कर सकती ताकि उसे बाद में सदस्य ही नहीं बनाया जा सकता। दोनों की जिम्मेदारी इसमें दी गई है। ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी है अगर कोई चंदा देना चाहता है तो उस चंदे को स्वीकार करे। इनकम टैक्स कमिश्नर पश्चिम बंगाल बनाम आईएस मिल्स एसोसिएशन का केस है 2004 का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया है। इंडियन शुगर मिल्स एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी और यूनियन के नियम 4 और 64 एक दूसरे के विरोध में थे। यह अभिकथन किया गया कि नियम 64 को शून्य कहा जाए क्योंकि यह यूनियन के उद्देश्यों के विरोध में था। इस केस को समझें, इंडियन शुगर मिल में एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी और यूनियन के जो नियम थे वो नियम 4 और 64 एक दूसरे के विरोध में थे। तो किसी ने ये कहा कि सब नियम 64 को तो आप हटा दो या निरस्त कर दो या शून्य घोषित कर दो, क्योंकि नियम 64 ना सिर्फ नियम 4 के विरोध में है बल्कि यह यूनियन के जो उद्देश्य है उनके भी विरोध में है। कुछ सदस्यों ने ऐसा तर्क रखा, लेकिन कुछ सदस्य साथ में होंगे तभी ऐसा न्यायालय में अगर सारे सहमत होते तो निश्चित तौर पर वो संशोधन करवा सकते थे नियमों में। यह निर्णय दिया कि न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी यूनियन के उद्देश्य को विशेष महत्व का कहकर अन्य उद्देश्यों को अवैध घोषित करे। सभी उद्देश्यों का समान महत्व है, इसलिए उनमें से किसी को निरस्त करने का काम न्यायालय नहीं है, न्यायालय का नहीं है, न्यायालय उन्हें निरस्त नहीं कर सकता। अब देखते हैं धारा 6 की उपधारा च। वे शर्तें जिन पर सदस्य किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिनका आश्वासन नियमों द्वारा दिया गया है, और वे शर्तें जिनके अधीन कोई जुर्माना या समयपर्ण सदस्यों पर अधिरोपित किया जा सकता है। सदस्यों के फायदे की शर्तें और जुर्माना कब लगाया जा सकता है वह शर्तें भी लिखनी होगी। वह रीति जिससे नियमों को संशोधित किया जाएगा, उसमें फेरफार किया जाएगा या उन्हें विखंडित किया जाएगा, उसे भी लिखना होगा। नियमों को संशोधन कैसे किया जाएगा या उसमें बाद में कभी संशोधन कैसे हो सकता है, कब उन्हें हटाया जा सकता है। वह रीति जिससे कार्यपालिका के सदस्यों को और ट्रेड यूनियन के अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित किया जाएगा, हटाया जाएगा, यानी कि चुनाव से संबंधित नियम। वह कालावधि जो 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, जिसके लिए ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी निर्वाचित किए जाएंगे। ट्रेड यूनियन का चुनाव कब होगा वह तय किया जा सकता है, नियम बन सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 साल से अधिक की अवधि नहीं दी जा सकती चुनाव के लिए, यानी हर 3 साल अधिकतम अवधि है जिसमें चुनाव हो जाने चाहिए। अब देखते हैं जय। व्यवसाय संघ के
निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा उनके लेखाओं की ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, वार्षिक सम परीक्षा और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखा बहियों के निरीक्षण के लिए यथा योग्य सुविधाएं। जो भी ट्रेड यूनियन है उसका जो फंड है उसकी सुरक्षित कस्टडी कैसे रखी जाएगी, उनके लेखाओं की ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, वार्षिक सम परीक्षा, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी उसके अकाउंट है, उसकी हर साल ऑडिट होने की व्यवस्था और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखा बहियों के निरीक्षण के लिए सुविधाएं। जो भी व्यवसाय संघ के सदस्य हैं या उसके अधिकारी है वो लेखा बहियों का निरीक्षण कर सके, उसके बारे में नियम होंगे। और वह रीति जिससे व्यवसाय संघ को विघटित किया जा सके, ट्रेड यूनियन को भंग कैसे किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, वह तरीका भी नियमों में लिखा जाएगा। इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर यह 26वां वीडियो लेक्चर और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के ऊपर तीसरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं पर भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।